हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मेरा नाम अमित है, प्रोजेक्ट संपूर्ण से, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम जीसैक्स, वी वेलकम अवर टीआई पार्टनर्स, वी वेलकम अवर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सभी हमारे जो आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हमेशा जुड़े रहते हैं। आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आपके साथ आए हैं, और आज का टॉपिक बहुत ही खास है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बार हम नया नया टॉपिक आपके लिए लाते हैं ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज है, तो उसको जवाब देने की कोशिश करें। तो आज हमारे साथ डॉक्टर रीटा अलायंस इंडिया से जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स है, वो हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन, हमारे साथ काफी सारी बातें शेयर करेंगे इंपॉर्टेंट चीज पे। तो मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रीटा जी से कि वो आपसे बात करें। ओवर टू यू डॉक्टर रीटा। थैंक यू अमित, और सभी को नमस्कार। आज हम लोग मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अभी हम बहुत वीक से हम लोग ने एक इश्यूज उठाए हैं। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ हम लोग डायरेक्टली उस पे नहीं काम करते हैं, मगर क्योंकि हम लोग बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ नीड्स की हम लोग महिलाओं की बात करते हैं, और हमारे में भी काफी प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिनको हम लोग को काफी इश्यूज को एड्रेस करना होता है। बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं, तो इसलिए ब्रॉड एरियाज मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के हम सबको जानना बहुत जरूरी है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लेके कौन से प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट की कौन से स्कीम्स हैं, कौन से फंक्शनरीज हैं जो उनसे काम करते हैं, और हम कहाँ पे उन सभी बेनिफिशरीज को लिंक कर सकते हैं जब जरूरत पड़े। तो इस को लेके एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो प्रेजेंटेशन होगा वो जो मोटे मोटे जो मुद्दे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, वो एक नया कॉन्सेप्ट है 1000 डेज को लेके। आपने भी देखा होगा टीवी में अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं फर्स्ट 1000 डेज के बारे में। तो फर्स्ट 1000 डेज क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, और बहुत सारी हमारी जिंदगी को लेके। एक 1000 डेज, फर्स्ट 1000 डेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के कौन से प्रोग्राम्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हेल्थ और आईसीडीएस के हैं, जो कि इसमें ज्यादा काम करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे क्या होता है, फिर मैटरनल केयर के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और थोड़ा सा हम लोग न्यूट्रिशन को टच करेंगे। तो ये हमारे लार्जली फोकस एरिया रहेंगे आज के डिस्कशन में। तो अगर आप देखें तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को जो लार्जली हम लोग डिवाइड करते हैं, वो प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है। तो 270 डेज ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारा होता है, 9 महीने का प्रेगनेंसी, तो उसको 270 डेज में, और जो बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता, 730 डेज, वो 270 डेज और 730 डेज को दोनों को मिला के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए, तो इसको हम लोग 1000 डेज कहते हैं। और एक तरह से विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे जो हमारे डेवलपमेंट रिलेटेड होते हैं, न्यूट्रिशनल रिलेटेड नीड्स होते हैं, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल नीड्स होते हैं, वो इसी 1000 डेज में पूर्ण होते हैं। तो इसलिए ये एक 1000 डेज का जो कंसेप्ट है, वो ये अब रियलाइज हुआ है कि जो हमारे लाइफ को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट 1000 डेज जो होते हैं, ये एक विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और अगर इसमें हमने अच्छे से इन्वेस्ट किया, वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आगे बहुत यूजफुल रहते हैं। जो हमने पहले ही बोला, जो फर्स्ट 1000 डेज कैसे होता है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी, और फिर न्यूबॉर्न पीरियड जो हम कहते हैं 0 से लेके 28 डेज का, फिर इन्फेंट एक टर्म होता है जो हम लोग 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, और फिर टॉडलर जो कहते हैं 1 से 2 साल के बच्चे। तो ये पूरा जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी से लेके पोस्ट डिलीवरी, फिर बच्चे का न्यूबॉर्न, इन्फेंट और टॉडलर, ये पूरा जो कवर होता है वो फर्स्ट 1000 डेज में कवर होता है। और वो क्यों हम लोग को इसमें इतना फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको ये जाके हैरानी हुई थी, क्योंकि पहले जब आप बताते हो किसी को तो काफी हैरानी लगता है, क्योंकि हम इसको रियलाइज नहीं करते कि
जो 50% का जो हमारा एडल्ट हाइट होता है वो आप 2 साल तक अचीव कर चुके होते हैं। और जो 85% जो बच्चे का ब्रेन ग्रोथ होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के, वो सारे 2 साल तक बच्चा अटेन कर लेता है। तो उसके बाद जो बचता है ग्रोथ डेवलपमेंट मेंटल खासकर, वो खाली 15% का ही होता है। तो आप अगर आप ये देखेंगे ना, तो उस समय जो शुरू के जो दिन होते हैं प्रेगनेंसी के समय या 2 साल तक के, उसमें ही जो मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट या न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं वो उस समय बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय अगर आप बच्चे का ख्याल ठीक से नहीं कर रहे हो, प्रेगनेंसी के समय माँ का और बच्चे का नहीं कर रहे हो, तो वो फिर एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और उससे क्या होता है कि बच्चा आगे चल के शारीरिक, मानसिक और इमोशनल तीनों रूप से फिर कमजोर रह जाता है, और कहीं ना कहीं फिर वो जिंदगी के रेस में पिछड़ जाता है। तो इसलिए अभी क्या क्या जो फोकस है कि सब चाहे वो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, सबने रियलाइज किया है कि अगर हम लोग को कहीं इन्वेस्ट करना है तो ये फर्स्ट 1000 डेज में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, और फर्स्ट 1000 डेज को लेके और प्रेगनेंसी से और बच्चों को क्या जो देखरेख है शुरू में, जो उसको लेके कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो उस समय देखना बहुत जरूरी है। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, जो जो बच्चे को जन्म के समय माँ का दूध देना जो होता है, वो नॉर्मली देखा गया है कि हमारे देश में बहुत डिले कर दिया जाता है, क्योंकि एक परिवार में कई जगह रिवाज होता है कि उसको घुट्टी पिलाए या कोई शहद चटाए, या बहुत सारी ऐसे कुछ होती है कि जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता, उसे फेंक देते हैं, तो काफी डिले हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में। मगर जो ये रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी होती है वो 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो है 6 महीने तक, पहले 6 महीने तक शिशु को खाली माँ का दूध पिलाए, पानी भी नहीं पिलाना होता उसको। उसको कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो फर्स्ट 0 to 6 मंथ्स तक उस बच्चे को, बेबी को खाली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना। 6 महीने के बाद उसे ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ ऊपर का आहार शुरू करना, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, वो स्टार्ट करना। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के जो है वो हर महीने, जैसे 7वें, 8वें, 9वें, फिर 1 साल, उसके बाद एज अप्रोप्रिएट देना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ जो बच्चा अगर बीमार हो, दस्त हो, डायरिया हो, इनफैक्ट हम लोग ये भी पहले होता था कि अगर उसको पीपीटी-सीटी में कि अगर मदर पॉजिटिव है तो क्या हम बेबी को फीड कर सकते हैं। तो आपको जब सबको पता है कि ये फीडिंग की रिकमेंडेशन है कि अगर वो बच्चा को फीडिंग देना जरूरी है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या जो एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ फीड करना, और बीमारी के साथ साथ अगर उसको डायरिया है, दस्त है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो उसको फीडिंग कंटिन्यू रखना ये बहुत जरूरी है। और कब तक फीड करना, जो रिकमेंडेशन है WHO की, वो कम से कम 2 साल तक बच्चे को फीडिंग देना, ब्रेस्ट फीडिंग देना जरूरी है। और फिर उसके साथ साथ है कि आप बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों को देना जरूरी होता है, जैसे कैल्शियम होता है, आयरन होता है, आयोडीन होता है, जो उसको ब्रेन डेवलपमेंट और शारीरिक डेवलपमेंट में जरूरी है, वो देना होता है। और फिर अगर बच्चे को कहीं से माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, क्योंकि पहले 2 साल में माल न्यूट्रिशन की कमी होना बहुत स्वाभाविक होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को ठीक से औरतों के पास समय नहीं होता कि पूरी अच्छी तरह से उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। तो वो उसको ऊपर के साथ साथ मिक्स्ड फीडिंग करते हैं कि बाजार का दूध दे देते हैं, या फिर डब्बे का कुछ मिल्क पाउडर दे देते हैं, या फिर जल्दी से कॉम्प्लीमेंट्री शुरू कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री शुरू करते हैं तो ठीक से ऊपर का आहार नहीं दिया जाता, आप उसको बिस्किट पकड़ा देते हैं। उस हिसाब से क्या है कि बहुत सारे हमारे देश में देखो तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण जिसे कहते हैं। तो अगर आपको कुपोषण का शिकार है बच्चा, उसका ग्रोथ ठीक से नहीं है, तो उसको केयर करना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी शुरू में ही केयर हो वो बहुत आवश्यकता है। उसके अलावा हम लोग को क्या, जो प्रेगनेंसी के समय जो महिलाओं की जरूरत है, न्यूट्रिशन की उसके जरूरत होती है प्रेगनेंसी के समय, तो उसको हम लोग कैसे पूरा करें,
एंटीनेटल चेकअप जो चाहिए होता है उसको हम लोग का एक ये जो रिकमेंडेशन है WHO का कि पूरे जो प्रेगनेंसी के समय कम से कम उसे 8 बार चेकअप होना चाहिए। 8 बार मतलब या तो वो चाहे आउटरीच सर्विसेज जो विलेज लेवल में हमारे उसके द्वारा या किसी भी प्रशिक्षित नर्स के द्वारा कम से कम 8 बार नहीं होना, टच में आना चाहिए। जो हमारे जो गाइडलाइंस में है, जो नेशनल गाइडलाइंस में हम लोग कहते हैं कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए। सो एंटीनेटल चेकअप हमारे यहाँ कहाँ पे होता है, जो गांव के लेवल में देखा जाएगा तो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे में होता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में उनका चेकअप होता है, और जो सब सेंटर में भी जो ANMs होती हैं उनका विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे के दिन उनका एंटीनेटल चेकअप करती है। तो 4 एंटीनेटल चेकअप, उसके साथ साथ 100 गोलियां आयरन फॉलिक एसिड की और 2 डोज इंजेक्शन TT के, ये प्रेगनेंसी के टाइम में जो कंप्लीट प्रेगनेंसी का पैकेज होना चाहिए। उसके अलावा जो ऊपरी आहार है, हम कहते हैं प्रेगनेंसी के समय उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। आप सभी को हम आगे भी पढ़ेंगे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट औरतों को कहाँ से मिल सकता है, और न्यूट्रिशन की जो उनकी जरूरत होती है उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है। अगर आप फील्ड में मिलते हैं तो आप इस न्यूट्रिशन को लेके आप उनसे बात कर सकते हैं, या उनको ये सलाह दे सकते हैं कि आप आंगनवाड़ी और आशा बहन से मिलके क्या हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत हो सकती है प्रेगनेंसी के समय, उसको आप जरूर चर्चा करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि हम लोग क्या है, अधिकतर 1000 डेज की तो बात करते हैं, मगर खाली क्या प्रेगनेंसी के समय ही औरतों और बच्चों का ध्यान देखने से सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं। तो एक ही इम्पोर्टेंट स्टडी है कि अधिकतर देखा जाता है इंडिया में, आपको पता है कि ये महिलाओं में कुपोषण और की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जो एक रिसेंट सर्वे था उसमें ऑलमोस्ट 51% जो महिलाएं हैं इंडिया में वो अनीमिक है, मतलब हर दूसरी महिला अनीमिक है। तो उसका कारण ये भी था कि एक जो किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती है अधिकतर उनमें जेंडर इश्यूज की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उसमें शुरू से ही आप आयरन रिच खाना या अच्छा बैलेंस डाइट नहीं होता उसमें, उनमें उसी और जब मेंस्ट्रुएशन भी शुरू हो जाता है तो उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, और पुअर न्यूट्रिशन के कारण बहुत सारे जो अनीमिया के जो वो है वो उनमें उस समय से ही शुरू हो जाता है, एडोलेसेंट एज से, जो किशोरावस्था से अनीमिया होने से। तो जब वो प्रेगनेंसी के समय जब शादी हो जाती है या प्रेगनेंसी होती है तो उसमें उनका जो शरीर पहले से ही कमजोर होता है, पहले से उनमें अनीमिया और उस तरह की माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, तो उस वजह से उनका ठीक तरीके से शरीर तैयार नहीं होता कि वो अपने अंदर किसी और तरह का लाइक जो जैसे प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप अपने अंदर एक और बच्चे को की रिक्वायरमेंट को भी आपको पूरा करना होता है, तो उस तरह से आपका शरीर पूरा तैयार नहीं होता। तो वो इससे क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट औरतों में अनीमिया बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है इंडिया में, और वो उससे क्या होता है कि फिर बच्चा भी आपका कमजोर पैदा करता होता है, लो बर्थ वेट का बेबी पैदा होता है। लो बर्थ वेट बेबीज में फिर बहुत सारे न्यूट्रिशन और अधिकतर बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है। तो इसलिए एडोलेसेंट गर्ल्स को भी हमें न्यूट्रिशन की, जो किशोरावस्था में जो लड़कियां हैं उनको न्यूट्रिशन की भी हमें देखना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन से हमारे पास जो गवर्नमेंट के हेल्थ और ICDS के डिपार्टमेंट है और वो उनकी क्या क्या सर्विसेज हैं जो हम अपने फील्ड में जाते हैं, हम बात करते हैं, तो जिनको हम अपने फील्ड एरियाज में सबको बता सकते हैं। तो अभी आपने देखा है कि विलेज हेल्थ और न्यूट्रिशन डे के हमने बात की है। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे आशा और आंगनवाड़ी दोनों मिलके उनका काम होता है, उसमें ANM भी आती है। ये गांव के लेवल पे होता है और उसका डेज फिक्स होता है अधिकतर। अब गुजरात में भी ये फिक्स डेज है, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, हम उसको आगे भी विस्तार में जानेंगे। जननी सुरक्षा योजना आपको पता है, जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर चलाया जाता है। इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे भर्ती करके उनका वहाँ पे
उनको इलाज दिया जाता है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम, सभी को हम लोग को पता है कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर जो काफी विस्तृत रूप से प्रेग्नेंट वुमेन्स को काफी अर्ली रजिस्ट्रेशन की, आप जैसे ही पता लगे प्रेगनेंसी हो उसमें जल्द से जल्द हम पंजीकरण कराएं, और उससे लेके ANC चेकअप, आयरन की गोलियां, TT उसके सब मुफ्त मिलती हैं। उसके साथ साथ आप कई जगहों पे उसमें उनको रजिस्ट्रेशन, अर्ली रजिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए कैश इंसेंटिव्स भी है। तो कैश इंसेंटिव्स की अमाउंट भी बहुत अच्छी है, और न्यूट्रिशन के लिए भी उनको 500 रुपये पर महीने दिया जाता है। तो इस तरह की ये स्कीम्स हैं जो हम लोग इनको प्रमोट कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी रिसेंटली भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लॉन्च किया है, जिसमें काफी सारे कैश बेनिफिट्स भी हैं। फिर रूटीन इम्यूनाइजेशन स्कीम है, जिसमें माँ के साथ साथ बच्चे को भी जो इम्यूनाइजेशन हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर दिया जाता है, उस पे हम जोड़ सकते हैं। हम आप चेक कर सकते हैं कि जो एज के अनुसार उसको इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए, मिला है कि नहीं। बहुत सारे जगहों पे पोषण माह मनाया जाता है। सितंबर में पोषण महीना, और फिर अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग वीक, फर्स्ट वीक होता है। इस तरह से बहुत सारे स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें हम इनको जोड़ सकते हैं। राष्ट्र बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, एक बहुत ही अच्छा स्कीम चला था गवर्नमेंट का, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो किशोरी लड़के लड़कियों को दिया जाता था। फिर उसको, और उसके साथ साथ नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव छोटे बच्चों के लिए चलाया गया। आपको पता है इन दोनों को जोड़ के अब राष्ट्रीय अनीमिया मुक्त कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें बच्चों से लेके किशोरों और फिर महिलाओं सभी को, क्योंकि अनीमिया हमारे कंट्री में काफी एक बड़े पैमाने में मौजूद है, उसको कैसे एड्रेस करें उसको लेके राष्ट्रीय अनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया गया है। फिर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, ये भी आंगनवाड़ी में, हमें सबको पता है कि हम लोग जितने भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जितने भी हमारे यहाँ सॉल्ट होता है वो फोर्टिफाइड होता है आयोडीन से। तो हम लोग जब नमक खाते हैं तो ऑलरेडी हम लोग का वो आयोडीन फोर्टिफिकेशन के साथ ही खाते हैं। तो बहुत से तरह के स्कीम्स हैं जो हेल्थ में हम लोग को हम लोगों को बता सकते हैं और उनसे जोड़ सकते हैं। तो अधिकतर अगर आप देखेंगे तो जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की एक्टिविटी है गांव लेवल पे होती हैं। तो गांव लेवल पे हम लोग विलेज में या फिर शहर में वार्ड के लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है। मदर्स को हम लोग एंटीनेटल चेकअप्स के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आपको जैसे ही प्रेगनेंसी का पता पड़ा, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी में जाके उसका पंजीकरण कराएं। आप एक बार पंजीकरण कराते हैं तो फिर आपका मदर एंड चाइल्ड कार्ड बनता है, उस कार्ड से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर उसको उसी समय आप एक बार आप उससे जुड़ते हैं आंगनवाड़ी से, तो आप बहुत सारी बातें वो बताती है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताते हैं, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग का सही तरीका है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में बताया जाता है। और क्योंकि जो पहली बार माँ बनती है उनको फीडिंग करने में बेबी को इश्यूज होते हैं, तो उन को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। और विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे में के लिए बुलावा दिया जाता है, उसमें आने से उनको काउंसलिंग मिलती है बहुत सारे विषयों पे लेके। तो ये सारी एक्टिविटीज विलेज लेवल पे होती है, और इस एक्टिविटीज के बारे में आप अपने बेनिफिशरीज को फील्ड लेवल में आप बता सकते हैं कि आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो एक मोटा हम लोग को आंगनवाड़ी वर्कर, आशा और ANM मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के ये 3 पिलर है। तो हम इनको AAA भी कहा जाता है। बहुत कॉन्सेप्ट में AAA इनको बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों का बहुत फ्रंटलाइन वर्कर्स है, और इनका काफी जो रोल होता है ये एक साथ काम करते हैं। तो जहाँ पे इनका रोल एक साथ काम करते हैं अच्छा होता है, तो ये प्रोग्राम भी अच्छा चलता है, इसलिए इनको एक साथ AAA बोला जाता है। तो इसमें आपको पता है कि ANM हेल्थ की तरफ से, आंगनवाड़ी वर्कर जो ICDS डिपार्टमेंट की है, और आशा इज ए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। बेसिकली शी इज एन इंसेंटिव बेस्ड कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट,
है ना। आशा इज कॉल्ड, फुल फॉर्म इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, है। तो हर गांव पे लेवल पे 1000 की पॉपुलेशन पे एक पाया जाता है। और ये बेसिकली वॉलंटरी सर्विसेज होती हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो उनके रोल होते हैं, आंगनवाड़ी का अधिकतर जो ये होता है, कम्युनिटी को मोबिलाइज करके लाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को, किशोरी अवस्थाओं को, बच्चों को। और उसके साथ साथ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के साथ साथ ये जो टेक होम रेशन होता है, अब हम आगे देखेंगे किन किन लोगों को सरकार की तरफ से टेक होम राशन मिलता है, तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके पास गांव के उन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, और बच्चे जो आते हैं 0 से 5 तक के बच्चे वहाँ आना होता है, तो उनको इम्यूनाइजेशन में सपोर्ट करती है, और फिर उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग करती है, देखती है कि उसका ग्रोथ बच्चों का ठीक से चल रहा है कि नहीं, उम्र के अनुसार। और बहुत सारे विषयों पे ये उनको काउंसलिंग भी करती है। और इसी तरह से आशा और एएनएम का जो काम होता है, उसमें आशा जो है वो सपोर्ट करती है आंगनवाड़ी और एएनएम को। वो पूरा जो ड्यू लिस्ट प्रेग्नेंट वुमेन का, बच्चों का, किशोरी लड़कियों का सारा लिस्ट बनाना, होम विजिट करना, VHND डेज के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारा काम आशा का होता है। एएनएम आप जानते हो, एंटीनेटल चेकअप के लिए VHND में जब आती है तो एंटीनेटल चेकअप करना, सारी सर्विसेज डिलीवरी करना, इम्यूनाइजेशन करना, ये सब उसके रोल में ही आता है। और बहुत सारे तरह की जो प्रोग्राम होते हैं, नेशनल प्रोग्राम, उसका लॉजिस्टिक और मेडिसिन का जो अवेलेबिलिटी गांव के लेवल पे एएनएम के द्वारा होता है। लार्जली हमने ICDS की सर्विसेज को मोटा मोटा उसमें सप्लीमेंट्री फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, अर्ली चाइल्डहुड केयर और न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, ये सारी सर्विसेज आते हैं ICDS में। मगर ICDS की जो आंगनवाड़ी है वो हमेशा हेल्थ और ICDS डिपार्टमेंट दोनों के लिए उपयोगी होती है। और ये कौन से इनके जो टारगेट बेनिफिशरीज होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, इनके हेल्थ चेकअप ये होते हैं, TT के इंजेक्शन लगते हैं, उनको सप्लीमेंट्री टेक होम रेशन दिया जाता है। तो उस टेक होम रेशन में जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी के समय, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की, उसको अच्छे से नाप तोल के वो उसका ड्राई रेशन बनाया जाता है, जिसका वो अपने घर में आराम से हलवा वगैरह बना के खा सकती है। और उनको हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, जो ऑलरेडी जिनकी जो प्रेग्नेंट वुमेन को वो हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए एनकरेज करते हैं। डिलीवरी में कई जगह पे आशा उनके साथ जाती है, और पोस्ट डिलीवरी जब वो वापस आ जाती है तो उनका कितनी बार होम विजिट करना होता है उस हिसाब से होम विजिट किया जाता है। और उनके जितने भी इश्यूज होते हैं उसको फिर वो एएनएम से डिस्कस करके उसको एएनएम, अगर कोई प्रॉब्लम होती है पोस्ट नेटल फीवर है या कोई सबसेस है, तो वो उसको उस तरह से रेफरल के लिए इनकरेज करती है। और फिर ब्रेस्ट फीडिंग में इनकरेज करती है। और बेबीज जो होते हैं, चाहे वो 0 से फर्स्ट 28 डेज, फिर जो फर्स्ट ईयर तक, और फिर 2 ईयर तक उनको फॉलो अप किया जाता है बच्चों को। फॉलो अप में बच्चों के वो सारा कुछ देखते हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, फिर उनका इम्यूनाइजेशन कार्ड बनता है, और उनको इम्यूनाइजेशन के साथ साथ आयरन या डीवर्मिंग के लिए जो डेज फिक्स होते हैं उसमें वो सब सुविधाएं दी जाती है। और फिर बच्चों के साथ साथ 3 से 6 साल के बच्चों को वो एक बेसिक एजुकेशन जो होती है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी आंगनवाड़ी में दी जाती है। जो किशोरी लड़कियां होती हैं उनके लिए सैनिटरी पैड, वीकली आयरन, फॉलिक एसिड और डीफॉर्मिंग के टैबलेट, ये सारी सुविधाएं जो आंगनवाड़ी में मिल दी जाती है। तो ये सब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के अंदर जो हमारे बेनिफिट्स हैं, ये सब हम लोग को पता होने चाहिए। ये विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे के अंदर जो सर्विसेज होती है हमने ऑलरेडी कवर किया है। ANC चेकअप किया जाता है। एंटीनेटल चेकअप में क्या क्या करते हैं, वो बेबी की पोजीशन चेक होती है, फिर उसका रूटीन जो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की। आपको पता है कि ANC के समय हम लोग HIV की भी टेस्टिंग करते हैं, उसके साथ साथ काफी सारे हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना, उसका वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा जितना प्रेगनेंसी के समय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। काफी सारे इन्वेस्टिगेशन उसके ANC चेकअप के द्वारा होते हैं, और
वो अगर उसमें कोई चेकअप के दौरान कुछ निकल के आता है तो फिर उसको पीएचसी रेफर किया जाता है। इम्यूनाइजेशन और प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों का वेट लिया जाता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, उसके साथ साथ उनको टेक होम रेशन जो कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय साथ साथ जो बच्चे 6 महीने के ऊपर उनको ऊपरी आहार दिया जाता है, तो उसको जो एडिशनल ऊपरी आहार दिया जाता है उसको भी हम लोग एक पैकेट में ड्राइड करके मदर को देते हैं, ताकि वो बच्चे को अच्छे से कोई हल्का सा हलवा टाइप का बना के उनको खिला सके। तो ये सब टेक होम रेशन विलेज हेल्थ वीएचएनडी में आशा और आंगनवाड़ी दोनों एक साथ मिलके करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की हम लोग को जानना चाहिए। हमने पहले ही कहा है कि IFICF या इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस कहा जाता है कि इन्फेंट का होता है 1 साल का बच्चा, और यंग चाइल्ड मतलब 2 साल तक के बच्चों को हम यंग चाइल्ड कह सकते हैं कि उसको खिलाने के लिए क्या रिकमेंडेशंस है, और उसको हम लोग जब जाते हैं फील्ड में तो ये बात हमको देखनी चाहिए, चाहे वो इवन अगर आपको कोई PPTCT वाली महिला मिलती है तो आप ये सब पूछ सकते हैं कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग 1 घंटे के अंदर शुरू किया कि नहीं। बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में उसको चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा हाइपोथर्मिया जैसे कहते हैं कि टेम्परेचर एकदम से कम हो सकता है, तो अगर वो माँ के स्किन उसका कांटेक्ट करके रखते हैं तो वो बच्चे को गर्मी मिलती है, और एक तरह से इमोशनल कांटेक्ट भी होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उपयोगी है। तो उसके साथ साथ ये कुछ टिप्स होते हैं कि हम लोगों को बताना और जानना भी जरूरी है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है कि खाली माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध जन्म से लेके 6 महीने तक, और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। तो वो एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे हमें जोर देना होता है कि ना खाली माँ का दूध और पानी भी नहीं देना, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चा का जो समय होता है वो जो इंटेस्टाइन इतने डेवलप नहीं होते कि आप ऊपर से कुछ भी दो तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और इन्फेक्शन होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा होती है। और 6 महीना जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आप ऊपरी आहार शुरू करिए, मगर साथ साथ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है 2 साल तक की एज के लिए। और एक चीज और जिसपे हमको फोकस करना चाहिए, आप उन महिलाओं को बोल सकते हैं कि आप, क्योंकि हमने पहले बात किया कि जो न्यूरोनल डेवलपमेंट है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है 2 साल तक हो जाता है 85%। तो बच्चे के साथ बातचीत करना उस समय, उसको जो गाना सुनाना या किसी तरह से कम्युनिकेशन उससे करना, उसको इंटरेक्ट करते दूध पिलाते समय, वो बहुत जरूरी होता है उसके मेंटल ग्रोथ के लिए भी और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी। और कुछ चीजें हैं जो हमें जानना है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों के लिए उपयोगी होता है, खाना केवल बच्चे के लिए, मगर ये माँ के लिए भी उपयोगी है। माँ के लिए क्यों उपयोगी है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराए 6 महीने तक, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के समय एक्स्ट्रा वेट गेन होता है वो धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग से वो कम हो जाता है, और माँ वापस से अपने ओरिजिनल वेट और शेप में आ जाती है। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। अब ब्रेस्ट फीडिंग करने से आप क्या है कि जो ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर की जो औरतों में चांसेस होती हैं वो कम रहती हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। सबसे बहुत बड़ा जिसका ये एडवांटेज है। और एक चीज यह है, एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो 6 महीने तक, तो ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर भी होता है। अगर महिला 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उस समय वो उसको ये उसमें प्रेगनेंसी का उस समय कोई चांस नहीं होता। मगर उसके साथ अगर वो मिक्स फीडिंग कर रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ वो बॉटल का भी दूध पिला रही है, तो फिर ये कॉन्ट्रासेप्शन नहीं रहता। और उसके साथ साथ और भी फायदे, बहुत सारे फायदे होते हैं कि इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता, और बच्चे के बीमार होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप बॉटल में पिला रहे हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। और आप किसी गाय का ले रहे हो या किसी भैंस का ले रहे हो, कई जगहों पे अलग अलग जानवरों का देते हैं, तो हम लोग को पता नहीं है कि उसमें एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं बेबी को।
तो बहुत सारे फायदे होते हैं इसको, इसलिए हमें प्रमोट करना चाहिए एज ए पॉलिसी। और अगर आप पीपीटीसीटी की भी गाइडलाइन देखेंगे तो ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज मस्ट। और बच्चे के लिए क्या फायदा है, हम पहले ही जानते हैं कि जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, वो उस और ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बहुत सारे चीज़ों की जो हम लोग को इम्यूनिटी मिलती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी हम लोगों को काफ़ी जगह डायरिया से, निमोनिया से, वो हमें इम्यूनिटी देता है। इजीली डाइजेस्ट होता है बच्चे के लिए, जर्म फ्री होता है, और बहुत अस्थमा जैसे बीमारियों से बताता है। और अगर बच्चा उसे अगर ब्रेस्ट फेड बेबी होता है ना, जो शुरू 6 महीने जिसने लिया हो, तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आगे चल के मोटापा और हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज जैसे बीमारियां हो। एक चीज इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है जो पहला गाढ़ा दूध होता है, माँ का जो पहला गाढ़ा दूध, उसको बहुत सारे भाषाओं में अलग अलग कहते हैं, मगर उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल को ये काफी एक न्यूट्रिएंट रिच होता है, और बहुत जगह पे इसको क्या फेंक दिया जाता है, और वो बच्चे को मना करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है इसको बच्चे को मत पिलाओ। मगर ये बहुत ही गलत बात है, और हम लोग को इसे मिथ को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमें कहीं पे भी, अगर हम अपने रिलेटिव्स में भी देख रहे हैं, जा रहे हैं गाँव में, या आप बात करते हैं किसी से, तो जरूर बोलना है कि जो पहला गाढ़ा दूध होता है माँ का, वो बहुत इट्स ए फर्स्ट वैक्सीन, इनफैक्ट इट्स ए फर्स्ट वैक्सीन फॉर बेबी, क्योंकि ये जो होता है बच्चों को बहुत सारे चीजों से बचाता है। इसमें ये इतना रिच होता है, इसमें विटामिन ए और के की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये जो बच्चों के अंदर की आंतड़ियां होती है, इंटेस्टाइन को मैच्योर करने में हेल्प करती है। ये जो क्योंकि आप वो जब पीता है तो वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है, उससे जो इतने समय से माँ के अंदर होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे जो स्टूल पास नहीं होता, तो वो उसको हेल्प करता है कि स्टूल पास हो, उसका फर्स्ट स्टूल पास होने में। और इसमें इसलिए इसको जो बच्चों में जन्म के समय बहुत कई जगहों पे पीलापन या जॉन्डिस होने की संभावना होती है, उससे भी ये बचाता है। तो ये जो पहला गाढ़ा दूध है, ये जरूर देना चाहिए बच्चों को। प्री लैक्टियल फीड क्या होता है? आपको पता है कि जन्म घुट्टी या शहद चटाने का एक रिवाज होता है, जो बच्चे को अधिकतर जब बच्चा पैदा होता है तो आप जानते हैं कि बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं उसके, जो बुजुर्ग होते हैं परिवार के, वो ये कहते हैं कि नहीं, बच्चे को सबसे पहले जो क्या होता है उसको शहद चटाओ। मगर ये इसको कस्टम को ये सही नहीं है, और इसको हम लोग को जितना हम लोग इसे मना कर सकें उसे मना करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि एक तो वो कोलेस्ट्रॉल को, पहला दूध को फेंक देते हैं, मगर उससे इन्फेक्शन की बहुत चांसेस ज़्यादा होती है। और उसमें क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग डिलेड हो जाता है, क्योंकि आपने बच्चे को शहद चटा दिया तो उसमें ग्लूकोज होता है, बच्चा फिर वो दूध पीना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये प्री लैक्टियल फीड, या जो बेबी को ये इस तरह से दिया जाता है, ये एक बहुत ही बुरी प्रथा है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। कई जगह ये भी होता है कि क्योंकि विमेन वर्किंग है इसलिए वो नहीं ब्रेस्ट फीड कर सकती, मगर बहुत सारे आपको पता है गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे पॉलिसी लेवल पे डिसीजन लिया है कि एक तो जो वर्किंग विमेन का मैटरनिटी बेनिफिट्स बढ़ा दिए हैं, या मैटरनिटी ड्यूरेशन बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। तो अपने 2 साल का, इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में 2 साल का रखा है, बट बहुत सारे सेक्टर्स में भी उन्होंने मैटरनिटी लीव को बढ़ाया गया है। और जहाँ पे आप नहीं ब्रेस्ट फीड कर सकते, तो उसके और भी तरीके होते हैं कि आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कर सकते हैं, कि ब्रेस्ट को निकाल के किसी अच्छे साफ सुथरे कटोरी या इसमें रख के आप उसको 6 घंटे तक आप रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो
खराब नहीं होता, तो आप उसको 6 घंटे तक रख सकते हैं। तो अगर माँ को कहीं जाना है तो वो अपने दूध को निकाल के इस तरह से रख सकती है, तो उसको परिवार का कोई और सदस्य उस बेबी को पिला सकता है। मगर उसको और 24 घंटे तक आप फ्रिज में भी उसको रख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि आप उसको ऊपर का दूध ना देके माँ का ही दूध देना चाहिए। और बहुत सारे वर्क प्लेस पे आजकल क्रैश की फैसिलिटीज है या बेबी कॉर्नर्स बनाए गए हैं। तो इसको लेके एक हमें भी इस बारे में चर्चा करने की जरूरत है कि कई जगहों पर देखा है कि महिलाओं के लिए जैसे जा रहे हैं वो चाहे आप ट्रेन स्टेशन पे देखें या बसों में एक महिलाओं के लिए कोई सेफ स्पेस नहीं होता कि वो जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। मगर इस तरह उनको जगहों पे बनाने की जरूरत है। अभी आप देखोगे मॉल में या कई जगहों पे, शहरों में कहीं पे कॉर्नर में बनाना शुरू किया है, बट हर जगह इस तरह का एक इन्वायरमेंट नहीं है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए कोई जगह हो जहाँ पे वो करके ब्रेस्ट फीड कर सके। बट इसके लिए हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जहाँ पे एडवोकेसी का एक इशू है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की हमने बात की। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है? ऊपर का खाना 6 महीने के बाद से शुरू करना चाहिए। और क्यों जरूरी है? क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे का इंटेस्टाइन डेवलप हो जाता है, तो उसको खाली माँ का दूध फिर से उसका फिर ग्रोथ ठीक से नहीं हो जाता। आपने देखा कि 2 साल तक जो ग्रोथ होता है बहुत तेजी से होता है ना? तो अगर हम 6 महीने के बाद भी उसको 7, 8, 9 महीने में खाली दूध ही देते रहे तो उससे उसका ग्रोथ ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए उसे ऊपर का भोजन देना बहुत जरूरी है। भोजन का मतलब उसको पहले शुरू में बहुत ही सेमी सॉलिड फ्रूट कहते हैं उसको ना, बहुत ही हल्का तरह का ऐसा दें कि वो एकदम से मुंह में उसको चबान, क्योंकि उसके दांत तो होते हैं ना, चबाना ना पड़े और वो बिल्कुल उसको बस वो निगल सके। तो घर में बना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ज्यादा से ज्यादा मार्केट बेस्ड नहीं होना चाहिए। और जो उसमें क्या है कि क्वांटिटी उसको हम लोग एक हमारे पास एक एक्चुअली टेबल है जो हम क्वांटिटी बताते हैं, उसको मैं आगे दिखाऊंगी। बट उसको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जरूरी होता है। तो ये आप ये देख लीजिए, जैसे जैसे बच्चे का महीना बढ़ता रहता है, 6 से 9 महीने, 9 से 12, 12 से फिर 2 साल तक के बच्चे का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है शरीर का बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी बढ़ाना पड़ता है। और आप तरह तरह की चीजें आप उसमें बच्चों को खिला सकते हैं इस तरह से। तो ये आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मगर मोटा आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है। और 6 महीने के बाद से आपको कॉम्प्लीमेंट्री शुरू करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ ब्रेस्ट फीड भी करना जरूरी है। ये कुछ भ्रांतियां होती हैं जो होती है, हम लोग मिसकंसेप्शन होता है कि दूध की ब्रेस्ट फीडिंग फील्ड में आप कि नहीं पिला सकते, क्योंकि औरतों को अधिक, कई लोग कहते हैं कि विमेन डू नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क, फलाना उसको दूध ही नहीं होता, या उसको गर्मी में तो कैसे खाली दूध से होगा, बच्चे को भी प्यास लगती है, उसको पानी पिला दिया जाए। मगर आपको ये जानना होना चाहिए कि जो माँ का दूध होता है उसमें ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा पानी ही होता है। तो उसको हमें एडिशनल पानी देने की कोई जरूरत नहीं होती। और हर औरत अपने बच्चे के बेबी के अनुसार वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो जो ये एक ये साइक्लिक प्रोसेस होता है कि जब बच्चा वो सकल करता है तो उससे एक रिफ्लेक्स पैदा होता है और फिर उससे मिल्क सिक्रीशन होता है। तो अगर आप वो उसे ऐसा इस तरीके से फिजियोलॉजिकली बहुत कम ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट ना हो, बट अधिकतर महिलाओं में सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है। जो आंगनवाड़ी और आशा होती है उनको तरीका ठीक से बताना होता है कि आप इस तरीके से करें और आप ऐसे करें, और थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो वो अपने आप हो जाता है। तो इन सब चीजों में जो बहुत सारे आप देखेंगे फील्ड लेवल पे क्या होती है कि ये मदर सपोर्ट ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं। 8-10 महिलाओं का ग्रुप होता है जो वो सपोर्ट करते हैं कि आप किस तरीके से आप बेबी को कैसे ठीक से होल्ड करेंगे, क्या खाना खाएंगे। रेस्ट करना भी बहुत जरूरी होती है, एक रेस्ट का भी रोल है, एक
आप एडिक्वेट पोस्ट नेटल केयर के समय एडिक्वेट रेस्ट माँ को मिलना चाहिए, तो ताकि उसका ब्रेस्ट डेवलप हो और उसके साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क डेवलप हो। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। और एक आपको भी पता है हमारे यहाँ बहुत ये होता है कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, क्योंकि वो मिल्क में सिक्रीट हो जाएगा और बेबी के उसमें चला जाएगा। तो ये इस तरह का ऐसा कोई वो नहीं है। मदर को रिच फूड खाना चाहिए। रिच फूड मतलब प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। और अगर बच्चे को डायरिया हो या वॉमिटिंग हो या किसी छोटा बहुत बीमार फीवर वगैरह हो, फिर भी ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू करना जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के साथ और किसी भी बीमारी के साथ एक अंडरलाइन कॉज होता है, जिसमें बहुत सारी हम लोग को पुअर न्यूट्रिशन के कारण, कुपोषण के कारण बहुत सारी हमारी बीमारियां हो जाती है। तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। दो तरह क्या होता है, एक होता है पुअर न्यूट्रिशन, जिसमें हमारे जितने शरीर को रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और दूसरा एक ओवर न्यूट्रिशन भी होता है, ओबिसिटी जिसे हम कहते हैं, मोटापा। तो दोनों तरह का एक हमारे कंट्री में देखा जाता है कि मोटापा भी एक बहुत ज्यादा है और अंडर न्यूट्रिशन भी है। तो ये काफी एक डुअल प्रॉब्लम कहते हैं, दो तरह के प्रॉब्लम है इंडिया में कि तो अब इस दोनों की वजह से आगे चल के इशू होते हैं। तो मोटापे की वजह से हमें पता है ओबिसिटी से क्या होता है, हार्ट डिसीज बढ़ते हैं, डायबिटीज बढ़ता है, बहुत अदर तरह की बीमारियां होती है। और जो अगर पुअर न्यूट्रिशन हो तो उसके वजह से आपको काफी सारी दूसरी बीमारियां को देखना पड़ता है, जिसमें हम लोग अंडर वेट की वजह से ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है बच्चे का, जिसमें बच्चा सूखापन जिसे कहते हैं, या फिर नाटा हो जाना, जो चीजों एज के अनुसार उसकी हाइट नहीं होती। तो ये बहुत तरीके के माल न्यूट्रिशन इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में एक्चुअली एक बहुत हाई बर्डन डिजीज है, माल न्यूट्रिशन के लिए भी हमारे यहाँ पे हाई बर्डन है। इनफैक्ट अगर हम लोगों ने जन्म से ही न्यूट्रिशन ठीक रखा तो आप काफी सारी चीजों से आगे बच सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि हम लोगों ने बात की थी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो सप्लीमेंटेशन होते हैं शरीर में, बहुत कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है, और मगर इनको हमें हर एज में लेना बहुत जरूरी है। जैसे आयरन सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी के दौरान और छोटे बच्चे में आयरन सप्लीमेंटेशन हम लोग देते हैं, मगर एक्चुअली हर एज में आयरन सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। हम लोग को मालूम है कि हम लोग जब ART मेडिकेशन स्टार्ट की थी तो जिडोविडिन से भी अनीमिया हो जाता था। तो उसमें हम लोग भी काफी ART लेने के साथ साथ भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें हम लोग को माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन रेकमेंड करते हैं। बट काफी सारे नेशनल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आयरन सप्लीमेंटेशन मिलते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डीवर्मिंग का एक नेशनल प्रोग्राम है, जिसमें साल में 2 बार एल्बेंडाजोल टैबलेट दिया जाता है। अभी तो वो खाली बच्चों को और किशोरों को ही दिया जाता है, मगर हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि डीवर्मिंग और वर्म इन्फेक्शन भी इंडिया में काफी बड़े पैमाने में पाया जाता है। तो ये सब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि चाइल्ड हेल्थ में ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम लोग को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो बाकी अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन सबकी चीजों का जानना जरूरी है। तो हम जस्ट एक ये रिवीजन कर सकते हैं कि हम लोगों ने मदर्स, चाइल्ड और एडोलेसेंट्स के बारे में आज क्या क्या पढ़ा था। VHND डेज के बाद पढ़ा था। जननी सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। बच्चों की जो नीड्स होती हैं, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हमने पढ़ा था। एडोलेसेंट्स के बारे में हमने ये कहा है कि एडोलेसेंट्स में भी हम लोग को न्यूट्रिशन की और उसकी केयर की जरूरत होती है, क्योंकि जो
अगर हम लोग खाली प्रेगनेंसी से हम लेके बात करेंगे तो बहुत सारी जो कुपोषण है या पुअर न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, किशोरावस्था से ही शुरू हो जाती है। तो अगर हम खाली प्रेगनेंसी के समय ही आप उसको एड्रेस करोगे तो वो नहीं हो पाती उसकी भरपाई। तो इसीलिए हम लोग को किशोरावस्था से ही लड़कियों को देखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमने ये भी जाना कि हम लोग मदर्स का क्या क्या टेस्ट करते हैं। ANC चेकअप प्रेगनेंसी के समय, इंजेक्शन TT और 100 IFA टैबलेट। एंड IFA टैबलेट इज नॉट ओनली आयरन, इट इज ऑल्सो फॉलिक एसिड, है ना। तो 4 एंटीनेटल चेकअप, आयरन, फॉलिक एसिड और इंजेक्शन TT, ये सारा हम लोग को जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम में मिलता है। और ये जो है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे के दिन ANM के द्वारा दिया जाता है और इसमें आंगनवाड़ी और आशा का भी रोल रहता है। उसके साथ साथ काउंसलिंग करते हैं हम लोग मदर्स को लेके कि जो ब्रेस्ट फीडिंग हो वो अर्ली शुरू करना, 1 घंटे के अंदर शुरू करना जरूरी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें। और उसके बाद पोस्ट नेटल केयर में माँ का अपना खुद का ख्याल होना चाहिए और बेबी का क्या क्या ख्याल होता है उसके लिए आशा और आंगनवाड़ी होम विजिट्स करते हैं। फिर हम लोगों ने 2 साल तक के बच्चों के लिए बात की थी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए। और न्यूट्रिशन के लिए हमने इसलिए बात की कि अगर बच्चा उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा, उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग आंगनवाड़ी में हर महीने आंगनवाड़ी करती है। और अगर उस दौरान उसकी कहीं हाइट या वेट में कम पाया जाता है तो उसको हम फिर रेफरल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमजोर होता है तो उसको न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है। और फिर हमने थोड़ा अनीमिया के बारे में चर्चा की। तो ये हमारे अधिकतर आज का मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का सेशन में हमने मोटे तौर पे क्या क्या होती हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर भेजिए। थैंक यू डॉक्टर रीटा मैडम, काफी अच्छा आपने हमको समझाया मदर चाइल्ड हेल्थ के बारे में। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी क्वेश्चन फॉर 2 मिनट्स। अगर कोई सवाल आता है तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रीटा फॉर प्रेजेंटेशन। आपने काफी समझाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा सेशन हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी काफी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। इसके पहले हम धन्यवाद करेंगे आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं कि हम हर हफ्ते एक नया टॉपिक और एक नई जानकारी आप तक पहुंचाए। हम GSAC का धन्यवाद करते हैं कि हम बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का धन्यवाद करते हैं, हमारे सारे संपूर्ण टीम के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनका धन्यवाद करते हैं, अलायंस इंडिया के सभी ऑफिसर्स और सभी डायरेक्टर्स उनका धन्यवाद करते हैं कि हमको ये मार्गदर्शन करते हैं। हम UNFPA का धन्यवाद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फ्राइडे इसी दिन इसी समय फिर मिलेंगे आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।